नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज ट्रांसफार्मर को स्टडी करते हुए जानते हैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में इंपीडेंस कनेक्ट करके अगर करंट फ्लो होता है और ट्रांसफार्मर लोडेड होता है तो प्राइमरी में करंट में किस तरह से चेंजेस होते हैं, और जानते हैं सेकेंडरी का करंट अपनी एक्शन से लेंज के नियमानुसार जब नो लोड के मैग्नेटाइजिंग करंट वाले फ्लक्स को अपोज करता है तो रिएक्शन में प्राइमरी एक्स्ट्रा करंट लेके उसे न्यूट्रलाइज कर देती है और हर लोड कंडीशन पर कोर में फ्लक्स का लेवल सेम रहता है और सेकेंडरी का करंट बदलने से प्राइमरी का करंट फेरा अनुपात के अनुसार एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ड्रॉ करता है और उसे नो लोड के करंट से जोड़ के हम प्राइमरी का करंट निकाल सकते हैं। समझते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड। हमने एक पिछली लर्निंग वीडियो में नो लोड पर ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझते हुए जाना था कि जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड ओपन सर्किटेड होती है, सेकेंडरी में किसी भी प्रकार का करंट नहीं होता, और अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग एक स्मॉल छोटा सा नो लोड करंट I0 ड्रॉ करती है। ये करंट नॉर्मल फुल लोड करंट का मात्र 2 से 5% हो सकता है, और ये जो करंट है नो लोड करंट वो प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज से बहुत ज्यादा एंगल के साथ लैगिंग फेज कंडीशन पे होता है, और इस फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन नो लोड पावर फैक्टर पुअर और लैगिंग नेचर का है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 0.1 या 0.15 जैसी कम हो सकती है। हम एक ट्रांसफार्मर में अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से और वाइंडिंग में फेरों के हिसाब से कोर में एक वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना चाहते हैं, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने का काम ये जो नो लोड करंट है वो प्राइमरी वाइंडिंग के फेरों में जाकर जो MMF बनाता है उसके द्वारा होता है। इस नो लोड करंट के हम 2 कंपोनेंट मानते हैं। एक कंपोनेंट जो वोल्टेज के इन फेज है जिसका की मान सापेक्षता कम है, इस कंपोनेंट को हम वर्किंग कंपोनेंट या कोर लॉस कंपोनेंट IW या IC कहते हैं, और ये कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है कोर में अल्टरनेटिंग टाइम वेराइंग फ्लक्स बनाते समय जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस की पावर डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उन्हें पूरी करने का काम ये वर्किंग कंपोनेंट या कोर लॉस कंपोनेंट करता है। तो ये लॉस कंपोनेंट है जो कोर में हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस को पूर्ति करने का काम करता है। वहीं इस नो लोड करंट का एक दूसरा बड़ा घटक वोल्टेज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है, और इस करंट को हम चुंबकन धारा या मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। और ये जो वॉटलेस प्योर रिएक्टिव क्वाड्रेचर करंट है वो MMF बनाता है जो कोर में रिक्वायर्ड वर्किंग फ्लक्स को एस्टेब्लिश करता है। अगर कोर की परमेबिलिटी अच्छी है, रिलेक्टेंस कम है, तो हमारी कोर में मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और अगर कोर में लॉसेस कम है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस कम है, तो वर्किंग कंपोनेंट कम हो जाएगा, और वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग करंट के फेजर सम से नो लोड करंट बनता है। अगर कोर कम लॉसेस वाली है, ज्यादा परमेबल है, तो हमारा नो लोड करंट कम होगा। ट्रांसफार्मर की नो लोड वर्किंग को इस फेजर डायग्राम से समझा जा सकता है। जब हमने सेकेंडरी को ओपन रखते हुए प्राइमरी पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई कनेक्ट की तो उसने एक छोटा और पुअर लैगिंग पावर फैक्टर पे करंट नो लोड करंट I0 लिया, और इस करंट का इन फेज कंपोनेंट वर्किंग कंपोनेंट या कोर लॉस कंपोनेंट ने एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस की पावर रिक्वायरमेंट की पूर्ति की, और मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट ने जो वोल्टेज से 90 डिग्री क्वाड्रेचर है वर्किंग फ्लक्स बनाया। और जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो वर्किंग फ्लक्स को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पर ले आते हैं, और ये टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब प्राइमरी और सेकेंडरी के फेरों से जुड़ता है और समय के साथ फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन होता है तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF E1 स्वप्रेरित खुद के फ्लक्स से खुद में उत्पन्न हो जाएगा, और यही फ्लक्स जो अन्योन फ्लक्स है प्राइमरी के उत्तेजन से बना है वो द्वितीयक के फेरों से भी जुड़ता है और उसमें अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 पैदा हो जाता है। ये दोनों प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 और E2 इस उभयनिष्ठ अन्योन फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग और आपस में समान कला में है, और इनके मान फेरों के अनुपात के अनुसार होंगे। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF लेंज के नियमानुसार सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, और नो लोड की कंडीशन पे अप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी पे और प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF मान में बराबर और कला में परस्पर विपरीत लिए जाते हैं। और ये जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF E2 है वो ही सेकेंडरी पर लगे हुए बाहर के सिरों पे टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। तो जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है वो E2 के साथ समान कला में ली जाती है, और प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज और प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF विपरीत कला में लिए जाते हैं। ऐसी परंपरा है। प्राइमरी पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज का एक्साइटेशन देने पर जो कार्यकारी फ्लक्स पैदा होता है वो प्राइमरी के फेरों से और सेकेंडरी के फेरों से परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव बनाकर प्राइमरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 और सेकेंडरी
सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न कर देता है। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक है तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, जिसमें E2 का मान सेकेंडरी में फेरे अधिक होने के कारण प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ से ज्यादा होगा। और यही सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में अगर हम कोई भार प्रतिबाधा जोड़ देते हैं तो उसके लिए सिरों का विभवांतर V2 बन जाएगा। यहाँ हमने भार प्रतिबाधा जिस प्रकृति की लगाई है उसी के अनुरूप इस E2 से बनी हुई V2 के कारण सेकेंडरी में धारा प्रवाह होने लगता है। सेकेंडरी में धारा का मान और धारा का विभव के साथ कलांतर कोण जो भार प्रतिबाधा इंपीडेंस हमने लगाया उस पर निर्भर करेगा। अगर द्वितीयक फेरों पर हमने प्योर रेजिस्टिव शुद्ध प्रतिरोध प्रकार का भार लगाया है तो हमारी सेकेंडरी की करंट V2 की समान कला में चित्रानुसार होगी। अगर भार प्रतिबाधा का ओमिक मान कम होगा तो द्वितीयक धारा का मान अधिक होगा, और अगर भार प्रतिबाधा अधिक ओमिक मान की है तो धारा का मान कम हो सकता है। लेकिन एक प्रतिरोध प्रकार के भार में विभव और धारा आपस में समान कला में होगी। अगर ये भार आरएल प्रकार का है, प्रेरणिक प्रकृति का है, तो विभव से धारा पीछे की कला में होगी और धारा का मान प्रतिबाधा के मान पर निर्भर करेगा और धारा और विभव में कलांतर कोण प्रतिबाधा कोण के अनुरूप होगा। अगर परिपथ में प्रतिघातीय अंश अधिक होगा, प्रतिरोध अंश कम होगा तो धारा अधिक कोण से लैग करेगी, और अगर प्रतिरोध अंश अधिक है, प्रतिबाधा कोण कम है तो धारा विभव से कम कोण पे पीछे की तरफ होगी। तो धारा विभव से पीछे रहेगी। धारा का मान क्या होगा, क्या कलांतर कोण होगा, वो प्रतिबाधा पर निर्भर करेगा। इसी तरह से अगर यहाँ एक कैपेसिटिव लोड हो, आरसी प्रकार का लोड हो, तो प्रेरणिक प्रतिबाधा में तो धारा नीले तीरों के अनुसार विभव से पीछे की कला में थी। अगर ये परिपथ प्रतिबाधा धारतीय प्रकृति की है, कैपेसिटिव नेचर की है, लोड आरसी प्रकृति का है, तो धारा विभव से आगे की कला में यहाँ मेजेंटा तीर के अनुसार होगी। अगर प्रतिबाधा का मान कम है तो धारा का मान अधिक होगा, और प्रतिबाधा ओमिक मान में अधिक मान की है तो धारा का मान कम होगा। और अगर यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक मान का है, प्रतिरोध का मान कम है, प्रतिबाधा कोण धारतीय प्रकृति का अधिक मान रखती है, तो धारा विभव से ज्यादा कोण से आगे रहती हुई इस मेजेंटा नई स्थिति के अनुसार होगी। तो प्रतिबाधा कोण के अनुसार धारा और विभव में कलांतर होगा और प्रतिबाधा के मान के अनुसार धारा का मान होगा। द्वितीय कुंडली की धारा I2 द्वितीय कुंडली के फेरों N2 में प्रवाहित होकर एक चुंबकीय वाहक बल N2I2 MMF बनाएगी, और ये MMF इस क्रोड में एक कार्यकारी फ्लक्स Φ2 निर्माण करेगा जो द्वितीयक धारा का चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। और लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसी अनुक्रिया करता है कि वो अपनी स्वयं की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। तो E2 से उत्पन्न I2 धारा जो फ्लक्स Φ2 बनाएगी वो E2 के उत्पत्ति का कारण, जो कि प्राथमिक कुंडली के MMF के द्वारा उत्पन्न Φ0 फ्लक्स है, उसका विरोध करेगी। और अगर कोर में पहले से उत्पन्न नो लोड पर जो फ्लक्स का मान था Φ0 वो Φ2 के कारण परिवर्तित होगा, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 का मान भी परिवर्तित होगा, और V1 और E1 में जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, क्योंकि हमने प्राथमिक कुंडली पर जो सिरों पर विभव लगाया हुआ है वो नियत है, और ऐसे स्थिति में V1 के सन्निकट ही E1 का मान रहना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर में नो लोड की स्थितियों में तो V1 और E1 मान में बराबर और विपरीत कला में होते हैं, और भार की स्थितियों में भी एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 का मान V1 से 3 से 5% से अधिक नहीं बदलेगा, और क्योंकि V1 नियत है तो E1 भी नियत रहेगा। अर्थात ऐसे स्थिति में Φ2 के विरोध के बावजूद भी कोर में फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहेगा। हमने पाया कि नो लोड की स्थिति में प्राथमिक कुंडली में रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी का एक्साइटेशन देने पे एक नो लोड धारा ने एक नो लोड कंडीशन पे कार्यकारी फ्लक्स Φ0 बनाया था, और जैसे ही द्वितीय कुंडली में धारा का प्रवाह हुआ, द्वितीय कुंडली की धारा ने द्वितीय कुंडली के फेरों से जो चुंबकीय वाहक बल बनाया, उसने जो फ्लक्स Φ2 बनाया उसकी प्रवृत्ति पहले से नो लोड करंट के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के विरोध करने की होगी। और क्योंकि V1 नियत है, E1 का मान भी नियत रहना है, और E1 कोर में परिणामी फ्लक्स से उत्पन्न होता है, और E1 अगर नियत रहता है कोर में परिणामी फ्लक्स भी नियत रहता है, तो यहाँ फ्लक्स को नियत रखने के लिए प्राथमिक कुंडली जैसे ही द्वितीय कुंडली की धारा एक प्रतिक्रिया फ्लक्स बनाती है, एक अतिरिक्त धारा I2' लेती है। इस I2' को हम प्राथमिक में द्वितीय कुंडली का रूपांतरित अंश या सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी कहते हैं, और ये करंट एक नया फ्लक्स Φ2' इस प्रकार बनाता है कि वो Φ2 के बराबर और विपरीत रहता है और उसे उदासीन कर देता है। अर्थात एक ट्रांसफार्मर में एक स्वचालित तरीके से और तत्काल एक प्रतिक्रिया होती है, और I2 की प्रतिक्रिया में प्राथमिक अतिरिक्त धारा I2' इस प्रकार लेती है कि
I2 डैश का फ्लक्स उत्पत्ति I2 के फ्लक्स phi2 को बराबर और विपरीत करके निरस्त कर देती है और किसी भी भार स्थिति पे कोर में जो नो लोड पे फ्लक्स रहा है phi नॉट वही फ्लक्स कार्यशील रहता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मर की कोड में वर्किंग फ्लक्स का मान अगर प्राथमिक कुंडली में लगाई गई वोल्टेज नियत है तो नियत रहता है, वो भार के साथ परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि भार द्वितीयक कुंडली में धारा से जो फ्लक्स बनाता है वो एक नई धारा I2 डैश जो प्राथमिक कुंडली लेती है उसके द्वारा निरस्त हो जाता है। क्योंकि प्राथमिक के सिरों पर लगाया गया विभव V1 नियत है और V1 और E1 में एक संतुलन है, E1 का मान भी नियत रहेगा और E1 की उत्पत्ति कोर में कार्यकारी फ्लक्स से है और वो नो लोड पे phi नॉट के बराबर ही बरकरार रहेगा और वो तभी संभव है जब द्वितीयक कुंडली की धारा से जो फ्लक्स phi2 phi0 का विरोध करने के लिए बना है उसके ठीक बराबर और phi0 की सपोर्ट में एक एक्स्ट्रा फ्लक्स प्राथमिक अतिरिक्त धारा I2 डैश लेके बना दे और phi2 और phi2 डैश बराबर और विपरीत हो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और कोर में फ्लक्स नो लोड और किसी अन्य लोड पर एक समान बना रहेगा। और ये तभी संभव है जब द्वितीयक कुंडली की धारा का फ्लक्स और प्राथमिक के द्वारा अतिरिक्त धारा I2 डैश लेके बनाया गया फ्लक्स बराबर और विपरीत हो। फ्लक्स कोर में रिलेक्टेंस के खिलाफ MMF से उत्पन्न होता है और अगर द्वितीयक धारा ने द्वितीयक के फेरे N2 के साथ MMF N2 I2 से फ्लक्स phi2 बनाया था तो I2 डैश जो धारा प्राथमिक ने ली है वो प्राथमिक के फेरों में जो MMF बनाएगी वो MMF द्वितीयक के MMF के बराबर होगा। इसे हम MMF का बैलेंस संतुलन कहते हैं और चुंबकीय वाहक बल के संतुलन से हमने पाया कि जितना द्वितीयक कुंडली की धारा का चुंबकीय वाहक बल था उतना ही प्राथमिक ने अतिरिक्त धारा लेके चुंबकीय वाहक बल बना दिया है और दोनों चुंबकीय वाहक बल मान में बराबर और विपरीत कला के होने के कारण उनके द्वारा उत्पादित फ्लक्स मान में बराबर और विपरीत दिशाओं में संचारित होने के कारण कोर में फ्लक्स का मान नो लोड के फ्लक्स की भांति ही रहेगा और वो जरूरी भी है क्योंकि V1 नियत है तो E1 भी नियत रहेगा और E1 कोर में कार्यकारी फ्लक्स से बनता है। अगर V1 नियत है E1 नियत रहेगा तो कोर में फ्लक्स phi नॉट भी नियत रहेगा। वो हर भार की स्थिति में I2 डैश से प्रतिसंतुलित इस MMF बैलेंस के अनुसार होगी। तो किसी धारा I2 के कारण जो N2 में MMF N2 I2 बन रहा था वही MMF अगर प्राथमिक अतिरिक्त धारा I2 डैश लेके N1 फेरों में बना रही है तो अतिरिक्त धारा का मान इस समीकरण से निकाल सकते हैं। अगर द्वितीयक कुंडली में फेरे अधिक हैं, N2 का मान N1 से अधिक है तो I2 के प्रत्युत्तर में जो प्राथमिक अतिरिक्त धारा कम फेरों की कुंडली में लेगी समान MMF बनाने के लिए I2 डैश वो अधिक होगा। अब इस नई स्थिति में जो ट्रांसफॉर्मर बगैर भार की स्थिति में जो छोटा I0 नो लोड करंट ले रहा था उसके साथ एक अतिरिक्त धारा I2 डैश भी आ गई है और ये दोनों फेजर जो साइनोसोडल टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के हैं उनका जोड़ हमारा कुल परिणामी प्राथमिक धारा हो जाएगी। आमतौर पर जब ट्रांसफॉर्मर पूर्ण भार की स्थितियों के सन्निकट काम करता है तो ये जो प्रत्युत्तर धारा है प्राथमिक जो एक्स्ट्रा लेती है I2 डैश वो काफी अधिक 100% हो सकती है और ये जो नो लोड करंट है वो काफी कम 2 से 5% होता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि I0 की तुलना में I2 डैश बहुत ज्यादा है तो व्यवहार में हम कई बार I2 डैश को ही I1 के बराबर ले लेते हैं और I0 अंश को गणनाओं में गौण नगण्य मान लेते हैं। अलग अलग भार प्रकृति के अनुसार रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रजिस्टिव, RL या RC प्रकार के भार में धारा I2 के ठीक बराबर और विपरीत I2 डैश I0 से जुड़कर किस तरह से प्राथमिक धारा I1 बनाती है इसे फेजर चित्रों से समझा जा सकता है। अगर हम द्वितीयक कुंडली के सिरों पे प्योर रजिस्टिव परिपथ लगाते हैं तो V2 विभव E2 की समान कला में होगा और इसी V2 की कला में I2 धारा आएगी और I2 धारा इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जहां सेकेंडरी में फेरे अधिक हैं प्रत्युत्तर में प्राथमिक कुंडली में ज्यादा धारा I2 डैश इस तरह से लेगी कि अतिरिक्त धारा का प्राथमिक के फेरों के साथ MMF द्वितीयक धारा का द्वितीयक कुंडली के फेरों के साथ MMF के बराबर हो जाए। क्योंकि यहाँ N2 का मान अधिक है तो I2 डैश का मान अधिक होगा और ये I2 के ठीक बराबर कला में होगी। और अब पहले जो नो लोड का करंट था और जो नया अतिरिक्त धारा प्राथमिक कुंडली ने लिया उन दोनों का सदिश जोड़, फेजर जोड़ हमारी ये नई धारा I1 हो जाएगी और ये I1 और V1 में जो ये कलांतर कोण है तो द्वितीयक तो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रही है लेकिन प्राथमिक कुछ लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी। यहाँ इस चित्र को बनाते समय हमने I0 नो लोड करंट के मान को सापेक्षता कुछ अधिक बड़ा दिखाया हुआ है ताकि चित्र में सारी चीजें को स्पष्ट दर्शाया जा सके। अब इस दूसरे उदाहरण में
जहां भार सेकेंडरी में हमने आरएल प्रकृति का लगाया है, जब हमने प्राथमिक कुंडली में रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी तो उसने नो लोड करंट लिया, उससे एक टाइम वेराइंग फ्लक्स बना, टाइम वेराइंग फ्लक्स से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गए, E2 ही सेकेंडरी में टर्मिनल वोल्टेज V2 बन गई और V2 से एक लैगिंग I2 करंट RL लोड में आ गया है और इस I2 धारा का जो MMF है उसे प्राथमिक कुंडली ने अतिरिक्त धारा I2 डैश लेके निरस्त कर दिया है, क्योंकि यहाँ N2 अधिक है N1 कम है तो I2 डैश का मान I2 से कुछ अधिक होगा और ये I2 डैश I0 के साथ फेजर जोड़ करने पर हमारी प्राथमिक कुंडली की कुल धारा आ जाएगी और हमारी प्राथमिक परिपथ में जो नो लोड की धारा I0 थी वो लोड पे I1 हो जाएगी। अगर हमारी द्वितीय कुंडली में धारा का मान बढ़ता है तो I2 डैश भी बढ़ेगा और I2 डैश और I0 का नया जोड़ I1 का मान भी बदलेगा। इसी तरह से यहाँ इस तीसरे चित्र में RC प्रकार के लोड में हमारी सेकेंडरी करंट सेकेंडरी वोल्टेज से लीड करती हुई है और उसके प्रत्युत्तर में सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी के द्वारा ली गई एक्स्ट्रा धारा हो गई, उसे नो लोड करंट से हमने जब फेजर जोड़ा तो ये हमारी प्राथमिक की कुल धारा प्राप्त हो गई है। तो लोड रजिस्टिव है, RL प्रकार का है, RC प्रकार का है। सभी स्थितियों में द्वितीयक की धारा के प्रत्युत्तर में प्राथमिक अतिरिक्त धारा I2 डैश लेती है और ये अतिरिक्त धारा I2 डैश नो लोड करंट के साथ जोड़कर प्राथमिक कुंडली की करंट बन जाती है। एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। एक सिंगल फेज जिसकी प्राथमिक में 440 वोल्ट की रेटेड वोल्टेज है और द्वितीयक में 110 वोल्ट की रेटेड वोल्टेज है, उस ट्रांसफॉर्मर में नो लोड की कंडीशन में जब हमने 110 वोल्ट की साइड ओपन कर रखी है, करंट नहीं है, तो 440 वोल्ट की इस प्राइमरी में करंट 1 एम्पियर और उस करंट का पावर फैक्टर काफी कमजोर 0.2 लैगिंग नेचर का है। अगर द्वितीय कुंडली 110 वोल्ट की इस कुंडली में एक इंपीडेंस लगाया जाता है तो इसने एक 200 एम्पियर धारा लेनी है जो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे है, तो द्वितीय की इस धारा के बाद प्राथमिक परिपथ में धारा का क्या मान होगा ये ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि जब हम लैगिंग पावर फैक्टर पे द्वितीयक में धारा लेते हैं तो इसके प्रत्युत्तर में प्राथमिक एक अतिरिक्त धारा I2 डैश लेती है और सेकेंडरी की धारा का सेकेंडरी फेरों में MMF प्राथमिक के फेरों में अतिरिक्त धारा के MMF के बराबर होगा और यहाँ फेरों का अनुपात विभव अनुपात से होगा और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसमें सेकेंडरी में फेरे प्राइमरी से 1/4 है, तो सेकेंडरी के फेरे का अनुपात विभव अनुपात हो गया है और हम देख रहे हैं कि ये जो 200 एम्पियर LV साइड की धारा थी वो प्रत्युत्तर में HV साइड में 50 एम्पियर मात्र 4 गुना कम रह जाएगी और ये जो नया करंट है I2 डैश जो प्राथमिक ले रही है वो I2 के ठीक विपरीत कला में यहाँ चित्रानुसार होगा और यहाँ हमने इस चित्र में नो लोड करंट को सापेक्षता थोड़ा बड़ा दिखाया है। यहाँ 1 एम्पियर को बड़े फेजर से दिखाया जा रहा है और ये 50 एम्पियर भी थोड़ा कम मान का दिखाया जा रहा है। ये चित्र में मान लेते हुए थोड़ी त्रुटि दिखाई गई है ताकि सभी फेजर्स को ठीक से दर्शाया जा सके, लेकिन नई जो प्राथमिक ने अतिरिक्त धारा ली है I2 डैश और पहले से जो धारा नो लोड पे थी I0, इन दोनों का सदिश जोड़ हमारी प्राथमिक की कुल धारा I1 हो जाएगी और हम जब जोड़ करते हैं तो ये जो धारा है इन्हें हम मान हमें दिया हुआ है और इनके पावर फैक्टर से इनकी विभव के सापेक्ष कला कोण स्थिति निकाल सकते हैं। I0 नो लोड करंट नो लोड पावर फैक्टर एंगल φ0 के साथ है और सेकेंडरी की धारा उल्टी करने पर वो V1 के साथ जो ये कोण बना रही है वो φ2 के बराबर है, तो I2 डैश का विभव के साथ कोण φ2 है। हम नो लोड पावर फैक्टर 0.2 से cos इनवर्स 0.2 करके नो लोड करंट का एंगल निकाल सकते हैं और वो 78.46 ये I0 का V1 से एंगल आ गया है। इसी तरह से सेकेंडरी पावर फैक्टर 0.8 का cos इनवर्स करके हम ये कोण सेकेंडरी करंट का सेकेंडरी वोल्टेज से लैगिंग एंगल 36.87 डिग्री निकाल सकते हैं और इसी कोण के बराबर I2 डैश V1 से ये कोण 36.87 बना रहा है। अब I0 का मान 1 एम्पियर है दिया हुआ और I2 डैश 200 एम्पियर प्रत्युत्तर में HV साइड में 50 एम्पियर धारा 36.87 डिग्री कोण पे थी। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इस पोलर को रेक्टेंगल में बदलना होगा और अगर आपको पोलर रेक्टेंगल फेजर रिप्रेजेंटेशन ठीक से समझना है तो यहाँ एंड स्क्रीन पे जो फेजर रिप्रेजेंटेशन की वीडियो है उसे आप जरूर से देखिएगा। और अगर हम इस पोलर मैग्नीट्यूड 1 और पोलर एंगल 78.46 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में बदलते हैं, इसी तरह से 50 एंगल 30.87 को रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट में अगर हमने बदला है तो अब रियल से रियल जुड़कर
रिजल्टेंट का रियल कंपोनेंट, और इमेजनरी से इमेजनरी जोड़कर इमेजनरी कंपोनेंट रिजल्टेंट करंट का हमें ज्ञात आ गया है। अंतिम आंसर पोलर में देने के लिए इस रेक्टेंगल को पोलर में जब हमने बदला तो हमारे I1 करंट का मैग्नीट्यूड 50.75 एम्पियर आया, जो आप देखिए I2 डैश के काफी नजदीक है। I2 डैश का मान 50 एम्पियर और I2 डैश को I0 से जोड़ने के बाद ये करंट 50.75 एम्पियर हो गया। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हल्का सा हमारा पावर फैक्टर एंगल बदल गया है। इस एंगल का कोसाइन लेके हम प्राइमरी पावर फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जब करंट I2 फ्लो होता है तो उसके प्रति उत्तर में प्राथमिक जो एक्स्ट्रा करंट I2 डैश किस तरह से लेती है, MMF बैलेंस क्यों आवश्यक है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। और जो I2 डैश की हमने गणना की है उसे नो लोड करंट से जोड़कर हम प्राथमिक का करंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफार्मर की लोड पे वर्किंग अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इन स्टडी नोट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।